ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हम जो है मोहम्मद इकबाल की बात कर रहे थे। मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें तो आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम कोशिश करेंगे कि इकबाल की पूरी पर्सनालिटी को इनकैप्सुलेट कर लिया जाए। हमने ये देखने की कोशिश की थी कि 9 नवंबर 1870 को पैदा होते हैं मोहम्मद इकबाल। जी, 9th ऑफ नवंबर 1877 की डेट इंपॉर्टेंट है। सियालकोट में पैदा होते हैं, ये भी हम बात कर चुके थे। जी, बेसिक बातों से कुछ एक्सटेंडेड लेवल पे आते हैं। मोहम्मद इकबाल जो हैं राइटर थे। हमने देखा था कल के इल्मुल इक्तिसाद के जो उन्होंने किताब लिखी थी, और इल्मुल इक्तिसाद की किताब बड़ी फेमस थी। इसके साथ साथ मोहम्मद इकबाल के कुछ और भी कंट्रीब्यूशन है। मोहम्मद इकबाल पर्शियन में भी लिखा करते थे। पर्शियन में लिखी जाने वाली पहली किताब का नाम बहुत दफा पेपर में आ जाता है, पूछा जाता है। याद रखिएगा, इसरार खुदी। इसरार इकबाल की लिखी हुई किताब है जो कि पर्शियन में अवेलेबल है। मोहम्मद इकबाल जो हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया करते थे। इनकी ये सपोर्ट ही थी कि पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन इकबाल ने अपने प्रेसिडेंशियल जो खिताब थे जो इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किया इलाहाबाद के मुकाम पे, पूछा जाता है कि वो किस लैंग्वेज में दिया, कौन सी जुबान के अंदर इन्होंने अपना पहला एड्रेस किया। याद रखिएगा, वो इंग्लिश के अंदर जो है वो इन्होंने दिया। मोहम्मद इकबाल जो है, जिन्हें नहीं पता वो मैं बता दूं दोबारा से कि ये शेख नूर मोहम्मद के जो हैं वो बेटे थे। शेख नूर मोहम्मद जो हैं वो सियालकोट के अंदर थे, कश्मीरी फैमिली थे। शेख नूर मोहम्मद की जो डेथ है, जो वफात है, वो 1929 में होती है। बता सकते हैं इकबाल की डेट ऑफ डेथ क्या है? इकबाल जो है वो कब इनकी वफात होती है? इकबाल इकबाल जो है अपने फादर के बाद में इनकी डेथ होती है या पहले होती है? ये बताइए जरा। 1938 में बाद में होती है। इकबाल की मदर का नाम जो है अक्सर पूछा जाता है, इमाम बीबी। AMAM, इमाम बीबी जो है इनकी मदर का नाम है। और इनकी वालिदा जो है वो इनके वालिद से पहले यानी कि 1915 में उनकी वफात हो जाती है। इकबाल अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। एक बड़ी लंबी नज्म इन्होंने लिखी जिसका टाइटल जो है वो पूछा जाता है, और उसका टाइटल ही यही है, वालिदा मरहूमा की याद में। ये नज्म है जो पिता की डेथ पे लिखी। सो इकबाल की वालिदा जिनका नाम इमाम बीबी था, उनके लिए इन्होंने ये लिखा। मोहम्मद इकबाल ने अपनी MA फिलोसफी में की, ये मैंने कल आपको बताया था। कहाँ से की, जरा बता सकते हैं? फिलोसफी में अपना मास्टर्स इन्होंने किया, कहाँ से किया? गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने किया था जी। ये कैम्ब्रिज से नहीं किया था। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से इन्होंने किया था। और मोहम्मद इकबाल जो हैं वहां पे एक प्रोफेसर से बहुत बहुत मुतासिर थे, और उनका नाम जो है वो टॉमस आर्नल्ड था। याद रखिएगा, टॉमस आर्नल्ड जो हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कहीं बहुत पहले 1876 में इसका इल्हाक होता है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इससे भी पहले वजूद में था। खैर, मोहम्मद इकबाल जो है अब आला तालीम के लिए इन्हें जाना था। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, ये 1905 1905 में, यानी पहली जंग अजीम शुरू होने से पहले 1905 में ये चले जाते हैं इंग्लैंड आला तालीम के असूल के लिए। उन दिनों आला तालीम के लिए इंग्लैंड का एक कॉलेज बड़ा मशहूर था, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी
ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किस मजहब से है, ये कोई बता सकता है? ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है किस मजहब से है? ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट किस मजहब से है? ये ईसाइयत से है। इसे अकीदा तस्लीस कहा जाता है, जिसमें तीन खुदाओं पे यकीन रखा जाता है। ये समझते हैं ईसाइयत के नजदीक जो है कि नौज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा हजरत ईसा, और उनके जो है वो उसके बाद उनकी वालिदा जो हैं, और खुदा, ये तीन डाइटीज हैं जिनकी ये बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। खैर, मोहम्मद इकबाल का हमारे सामने जो करियर इनका वापस बरसगीर पाक व हिंद यानी कि इंडो पाकिस्तान में था, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद इकबाल जो हैं ये पंजाब कौंसिल के मेंबर बने। ये वही पंजाब बार कौंसिल है जिसको आप लोग अभी भी देखते हैं कि पंजाब बार कौंसिल। ये पंजाब कौंसिल के मेंबर बने 1926 में। काफी दफा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मोहम्मद इकबाल जो है ज्यादा नए जॉनरास पे, नए पहलुओं पे, नई 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 टॉपिक्स पे, नए नए मौजुआत पे लिखा। मोहम्मद इकबाल का जो है मकसद ये था, एक फिलोसफर के तौर पर उन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर दिया वो खुदी का कॉन्सेप्ट था। खुदी का कॉन्सेप्ट, खुदी का तस्वुर पहली दफा मोहम्मद इकबाल ने इंट्रोड्यूस करवाया, और इकबाल ने ही इसको परवान चढ़ाया। ये याद रखिएगा, ना सिर्फ खुदी का, इकबाल वो पहले पर्सन थे कि जिन्होंने मर्द मोमिन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। मर्द मोमिन का मतलब अ ट्रू बिलीवर है। बहुत दफा ये पूछ लिया जाता है कि खुदी और मर्द मोमिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये इकबाल ने दिया। इकबाल जो है, एक दफा, इससे पहले ये वैसे बड़ी बेसिक चीजें हैं पता होनी चाहिए कि इकबाल जो है, इन्होंने जो अपनी इब्तदाई तालीम थी वो मिशन हाई स्कूल से हासिल की थी, और उसका नाम जो है वो मिशन हाई स्कूल, बेसिकली मरे कॉलेज को कहते हैं। ये सियालकोट के अंदर है मरे कॉलेज, और यहाँ पे इकबाल 1889 में थे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो टाइम एंड अगेन आते हैं, तो अक्सर औकात अगर ये भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मरे कॉलेज में 1889 में जो है वो मोहम्मद इकबाल इनरोल थे। खैर जी, मोहम्मद इकबाल जो है, इन्होंने एक किताब मैंने जो बताया था जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, उसका नाम क्या है? इकबाल ने एक किताब लिखी थी जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी। मैंने उसका नाम आपके साथ मेंशन किया था, बता सकते हैं तो उसका नाम क्या था जो इकबाल ने किताब लिखी थी? द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, इल्मुल इक्तसाद था। और इल्मुल इक्तसाद के बारे में याद रखिएगा, ये किताब 1903 के अंदर जो है वो लिखी गई थी, और इस किताब की लैंग्वेज जो है वो उर्दू लैंग्वेज है। तो इकबाल ने इल्मुल इक्तसाद 1903 में लिखी, और ये उर्दू लैंग्वेज थी। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल की बात हो, और ये कैसे मुमकिन है कि इनके बारे में जो बाकी डिटेल्स हैं वो हमें ना पता चलें? मोहम्मद इकबाल के बारे में जो बहुत सी डिटेल्स हैं और जो आपको यकीनन पता होनी चाहिए, उनमें से इकबाल की शायरी की किताब में वो मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन है जो मोहम्मद इकबाल ने किया। खैर, इनकी जो किताब है, पहली किताब शायरी को लेकर, पहली किताब का नाम है बांगे दरा। तो इकबाल की पहली किताब बांगे दरा है, जो कि 1924 में पब्लिश होती है। 1924 में ये किताब पब्लिश होती है। इकबाल जो है एक फिलोसफर थे। इकबाल जो है वो ये समझा करते थे कि मुझे मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा करना है जो इससे पहले ना हो, कुछ ऐसा करना है। इकबाल अपनी किताबों के बारे में कंट्रीब्यूशन लिखते थे। अब कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने, भाले जिब्रील लिखी, बांगी दिरा लिखी, ये दोनों किताबें इनकी हैं। लेकिन पीएचडी करने का शौक दिल में था। वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए कुछ करें, लेकिन अपने आप को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी पीएचडी करने के लिए इकबाल जो है वो जर्मनी चले गए। अब जर्मनी से उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी को किया उसका नाम म्यूनिख यूनिवर्सिटी है, MUNICH। म्यूनिख यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी जो है वो
سو یہاں سے اقبال نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے محمد اقبال واپس آتے ہیں. بائی دا وے انہوں نے 1907 میں ان کو یہ ڈگری ملتی ہے ان کی پی ایچ ڈی. 1907 میں ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ موصول ہو جاتی ہے. اور ڈگری ان کو ملنے کے بعد جو ہے یہ 1908 میں اگر ایگزیکٹلی پوچھا جاتا ہے 1908 میں یہ واپس آتے ہیں انڈیا. سو ڈیٹیلز نوٹ کر لیجئے گا ساری کی ساری چیزیں. اب ان کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ کچھ چیز مس ہو رہی ہے اور لیٹر آن بھی آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اچھا جی, اقبال کو ایک سوال پوچھا جاتا ہے جب انہوں نے ان کو ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا, سر کا ٹائٹل, سر علامہ محمد اقبال. یہ جو سر کا ٹائٹل تھا بیسیکلی اقبال کو دیا گیا تھا 1923 میں. یہ کبھی نہیں بھولیں گے. دا ٹائٹل آف سر واز گیون ٹو محمد اقبال. تو یہ ٹائٹل جو ہے وہ انہیں دیا گیا 1923 میں. کچھ سیکنڈز لیجئے گا. یہ جو 17 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا, اور سے دیکھیے گا اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی ایسا پوائنٹ تو نہیں ہے جو مس ہو گیا. سبھی سمجھ میں آ گئے جہاں تک کیا, جن کو یہ یہاں تک سمجھ میں آ گئی جو چیزیں ڈسکس کی ہیں they are requested to write done in the chat box تاکہ پتہ چلے کہ کیا سیکھا ابھی تک. اوکے, سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اقبال کے بارے میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں؟ کچھ اور آمنہ حسن کو سمجھ میں آ گئی. دین آج سیرت نظر نہیں آ رہی. سیرت ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا سر سبھی کلیئر ہے, صرف پوائنٹ نمبر 1 سے 17 تک ریپیٹ کر دیں. سر پلیز ریپیٹ پوائنٹ نمبر 9.9. ہاں جی, پنجاب کونسل کے ممبر بنتے ہیں یہ 1926 میں. پنجاب بار کونسل کے 14 میں شکوہ جواب شکوہ بھی بانگے درا میں ہے. 14 سر شکوہ جواب شکوہ بھی بانگے درا میں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتابوں کا نام ابھی میں نے نہیں بتایا, نہیں وہ میں بتاؤں گا ابھی. پلیز ریپیٹ پوائنٹ. ہاں جی, میرے کالج میں 1889 جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے اپنا ایڈمیشن لیا تھا. ٹھیک ہے, 1889 میں وہ. اچھا جی, آگے چلتے ہیں جی. محمد اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. شکوہ جس میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شکایتیں کرتے ہیں, اور جواب شکوہ جس میں اسی سارے کے سارے شکوہ کا جواب دیتے ہیں. یہاں تک تو ہم سب کو پتہ ہے, لیکن اقبال کا شکوہ جواب شکوہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انگلش میں, اور جو بندہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کا نام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, الطاف حسین. یہ الطاف حسین وہ والے نہیں ہیں جو آج کل لندن میں مقیم ہیں. جو الطاف حسین ایم کیو ایم کے بانی ہیں یہ وہ والے الطاف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ الطاف حسین الطاف حسین جو ہیں وہ ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں شکوہ اور جواب شکوہ کی. محمد اقبال جو ہیں ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کیا کرتی تھی. کسی نے سنی ہے محمد اقبال اس میں جو ہے وہ شکوہ کو پڑھتے ہیں. کچھ ایک سال پہلے جو ہے وہ سرکولیٹ ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, اور وہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگی. محمد اقبال کی اپنی آڈیو جو ہے جس میں انہوں نے شکوہ پڑھا تھا, وہ ریکارڈ کی گئی تھی کسی طرح سے, کسی نے اس دور میں ریکارڈ کی تھی. خیر, محمد اقبال نے وہ جو شکوہ تھا وہ پڑھا تھا جو ہم نے سنا اور جو آپ بھی سن سکتے ہیں. انجمن حمایت اسلام کا ایک سیشن تھا 1911 میں. یوٹیوب پہ جو علامہ محمد اقبال کا جو ہے شکوہ پڑھا ہوا اویلیبل ہے, وہ انہوں نے 1911 میں انجمن حمایت اسلام کی جو ہے وہ کانفرنس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, سوری, پوائنٹ علم اقتصاد اردو بک پبلش ہوئی 1903 پوائنٹ نمبر 13. اچھا, یہ کسی کو بتا رہے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں وردہ مبشر. اوکے, خیر جی, اب جی آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 20 پہ. اقبال کی ایک اور کتاب ہے. کتاب کیا, اقبال کے لیکچرز ہیں. اقبال جو ہیں انہوں نے کچھ لیکچرز جی اچھا ٹھیک ہے, اقبال کے جو ہیں کچھ لیکچرز ہیں. انہوں نے جو لیکچرز دیے تھے
इनका एक मौजू था लेक्चर्स का। इकबाल के लेक्चर्स थे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। परेशान ना हो जाइए, मैं लिख देता हूँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। अच्छा, इस्लाम के बारे में इनके जो है वो ये लेक्चर्स, बेसिकली ये 6 लेक्चर्स हैं, 6 लेक्चर्स हैं। इनके बारे में अक्सर ये सवाल आ जाता है कि ये किन्होंने ट्रांसलेट किया। प्रोफेसर आर्बरे थे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। प्रोफेसर ARBERRY आर्बरे ने इनको इंग्लिश जुबान में ट्रांसलेट किया था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद इकबाल जो है, इन्होंने इलाहाबाद के मुकाम पे जो खुतबा दिया था, जो एड्रेस किया था, वो 1930 में किया था। ये डेट कभी नहीं भूलिएगा, ये डेट कभी नहीं भूलिएगा। कुछ डेट्स इकबाल से एसोसिएटेड हैं। इंग्लैंड ये इकबाल कब गए थे? 1905 में। वापस कब आते हैं इंडिया? वापस कब आते हैं इकबाल जो है? वो डेट मैंने बताई है। कब वापस आते हैं इकबाल इंडिया? 1908 में। इकबाल का जो मिजार है वो काबुल के अंदर वाक़या है। क्या ये बात सच है? लाहौर में वाक़या है। अच्छा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं, इन्होंने, हाँ सही कह रहे हैं आप जनाब, इनका जो लाहौर के अंदर मिजार है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1951 में। 1951 में इनके मिजार को कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब आप ये ना पूछिएगा कि मोहम्मद इकबाल की कब्र में कौन दफन है। ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद इकबाल जो है, इनका जो जो म्यूजियम है वो 1951 के अंदर जो है वो बनाया गया। मोहम्मद इकबाल के काम को इनके, हाँ देखें, किरण जिशान ने पूछा, मेरा ख्याल है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल दफन होगा, ये देखना पड़ेगा, काफी रिसर्च इस पे करने की जरूरत है। इकबाल के 2 काम हैं जो अरेबिक में ट्रांसलेट हुए थी, दोनों का नाम याद रखिएगा। इकबाल के काम जो है वो मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेट हुए, लेकिन अरबी जुबान में हमारे पास सिर्फ 2 काम हैं। एक ज़र्ब कलीम है और दूसरा प्याम मशरिक है। सो जी, प्याम मशरिक और ज़र्ब कलीम दोनों के दोनों अरेबिक में ट्रांसलेट हुए, लेकिन ये करने वाले कौन थे? डॉक्टर अब्दुल वहाब थे। तो डॉक्टर अब्दुल वहाब जो हैं, इन्होंने इनको ट्रांसलेट किया। कुछ सेकंड लीज जो है, कुछ देर इन्हें देख लीजिएगा। अगर ये आज की क्लास और ये सारी की सारी चीजें ढंग से याद हो गई ना, तो इकबाल के बारे में कभी सारी जिंदगी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भूलेगा नहीं। सिर्फ उन लोगों का भूलेगा जिन्होंने कहा कि इकबाल की कब्र में इकबाल का भूत दफन है। हालांकि इकबाल का भूत हमारे साथ यहाँ पे कहीं क्लास में मौजूद है। सिर्फ उन 2 लोगों को जो है ये भूत भुला देगा, बाकी सबको जो है वो याद रहेगा। अच्छा जी, तो सर ये देख लीजिएगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जितनी भी पोस्टें आती हैं वन पेपर के लिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अपने मार्क्स कम से कम आपने 80 के करीब उसमें जाना है। और ऐसी जॉब्स जो डिपार्टमेंटल होती हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल है, अब डिपार्टमेंटल जॉब कौन सी होती हैं, नया सफा ऐड कर लेते हैं। डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पर SED के अंदर जो है वो जॉब आ जाती है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। मिसाल के तौर पर HED के अंदर जो है वो जॉब आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती हैं, पुलिस के अंदर जो है वो आ जाती हैं। ये इन्हें कहते हैं डिपार्टमेंटल जॉब जो है वो। वैसे तो आने वाली तमाम जॉब्स किसी ना किसी डिपार्टमेंट से होती हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट में जॉब्स बल्क में आती हैं। बल्क में आने का क्या मतलब है? ज्यादा होती हैं, तादाद में ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि SCD में जब भी जॉब्स आएंगी हजारों की तादाद में आएंगी, कम से कम 1,000, 2,000, 3,000। इस तरह से HCD में जब भी जॉब आएंगी सैकड़ों के लिहाज से आएंगी। आप 50-60 से शुरू होकर 100-200 तक जो है वो चले जाएंगी। पुलिस में आएंगी, सैकड़ों के लिहाज से आएगी। अच्छा, ऐसी जो जॉब्स हैं जहाँ पे जॉब जो है वो सैकड़ों में जाती हैं, यहाँ पे मेरिट आपका रहता है अराउंड 60 से 65। ठीक है। लेक्चरशिप में आपका मेरिट रहता है अराउंड 70। ठीक है जी।
पुलिस वगैरह में आपका मेरिट रहता है 68 से 70 तक जो है वो, लेकिन जो जनरल पेपर होते हैं, जिस तरह से अभी लिटरेसी मोबिलाइजर है, इसका मेरिट जो है वो फॉल करेगा तकरीबन जो है वो 60 से 72 तक जो है वो। इसी तरह से 16 स्केल वाली जो जॉब्स हैं उनका मेरिट फॉल करेगा 72 से 75 के दरमियान कहीं कहीं पे, ठीक है। और इसी तरह से जो वन पेपर जॉब्स होती हैं उनका मेरिट फॉल करता है जी 80 से लेके 85 तक जो है वो, यानी कि जहाँ पे 4 5 6 7 पोस्टें होती हैं ना, वो इतना मेरिट जाता है। सो किसी खाम ख्याली में ना रहिएगा, धोखे में ना मारे जाइएगा कि जो चीजें मैं बता रहा होता हूँ आप शायद सोचें कि ठीक है इनको इग्नोर कर देते हैं, ये कौन सा पेपर में आ ही जानी है। तो ये टारगेट होना चाहिए, और पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अवॉइड करना है कि गलत जो है वो क्वेश्चंस का आंसर्स देने से, ठीक है। तो जब जो है वो बल्क में जॉब्स आती हैं तब मेरिट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अच्छा जी, अब जो है वो हम क्लियर करना चाहते हैं इसको। ओके। अच्छा जी, मोहम्मद इकबाल के बारे में कुछ मजीद बातें जो हैं वो हम करते हैं। ओके जी, ये हो गया क्लियर। इनके जो वर्क मैं बता रहा था वो ट्रांसलेट जो है वो हुए हैं अरेबिक में। अब आगे कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इकबाल जो है लॉ की प्रैक्टिस भी इन्होंने की, और इकबाल ने अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस थी उसको शुरू करते हैं। इकबाल ने अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू की 22 अक्टूबर को, साल था 1908 का। इकबाल जो है एक कामयाब वकील थे, और इकबाल ने जो है वो फिर ये साबित भी किया कि वो एक कामयाब वकील थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मोहम्मद इकबाल जो हैं, इनके फादर का प्रोफेशन क्या था, क्या किया करते थे इनके फादर जो है, वो वाज द प्रोफेशन ऑफ हिज फादर। इकबाल के फादर का प्रोफेशन क्या था? ताजिर थे। ताजिर थे जी, ये जिन्होंने लिखा कि वो सूफी थे, सूफी तो हैं ही हैं लेकिन ताजिर भी जो है वो होते हैं। ये थी जी हमारी सेकंड पर्सनालिटी मोहम्मद इकबाल जो है वो, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हमें जो है वो डिस्कस करना है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ चीजें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को हमें हासिल होता है। उस वक्त जो मुसलमान थे 80 मिलियन मुस्लिम से बरसगीर पाको हिंद के अंदर जो है 80 मिलियन मुस्लिम्स के लिए जो है वो पाकिस्तान को हासिल किया गया था, ठीक है। 80 मिलियन मुस्लिम से इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, यानी कि पहला जो पाकिस्तान का आयन था वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना था। एक एक्ट था 1935 का, और दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का। यानी कि किसी भी कंट्री के लिए मुमकिन नहीं है कि वो जैसे ही आजाद हो फौरन से अपना आयन बना दे, दस्तूर बना दे, कॉन्स्टिट्यूशन को बना दे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो एक नौजायदा हुकूमत जो मुल्क था, कैसे मुमकिन था कि वो अपना आयन जो है वो फौरन से बना ले। तो 1935 से 1947 दो ये एक्ट जो है वो, इनको मिला के जो है वो हमने क्या किया कि पहला जो है वो हमारे पास इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना। पाकिस्तान जब वजूद में आता है पहली दफा, इसका नेम जो है आज तक हमने पढ़ते आए, सुनते आए। पाकिस्तान का नाम किन्होंने दिया, पाकिस्तान को नाम किन्होंने दिया पाकिस्तान को, किसने रखा था ये पाकिस्तान का नाम जो है चौधरी रहमत अली ने रखा था, दिया था। पाकिस्तान का ये नेम जो है चौधरी रहमत अली ने रखा, लेकिन वो खुद 12 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे से कोई 2 दिन कबल 1951 में उनकी डेथ हो। अब जो पूछ रहे थे कि मैं डेट्स कैसे याद रखता हूँ, 1951 में किसी और की भी डेथ हुई थी। वो किसकी डेथ हुई थी? 1951 में। कुछ और भी हुआ था 1951 में, रिलेट कीजिएगा जरा, सोचने की कोशिश कीजिएगा। पंफलेट पब्लिश हुआ था,
नोर नेवर पम्पलेट में फर्स्ट टाइम रिटन किया था, उसका वर्ड जो है वो पाकिस्तान से हो। हाँ जी। बिल्कुल ये सही है, अब सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो लियाकत अली खान जो है वो उनकी डेथ हुई थी। अच्छा जी। लियाकत अली खान बड़े मंजे हुए बंदे थे। लियाकत अली खान ने एक रेजोल्यूशन दी थी जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बुनियादी मकासद जो होते हैं, तो किसी भी मुल्क को जब हासिल किया जाता है उसका कोई ना कोई मकसद होते हैं। सो ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स के, हमारे सिटीजन जो हैं उनके राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है। इनको जो है 1949 में हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास होती है, ये मंजूर होती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। याद रखिएगा, ये बात वैसे हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब भी आप बात करेंगे, लियाकत अली खान जो है वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले पीएम थे। और वहीं से देख लें, हमारे जो है वो पहले पीएम थे, उन्हें हमने 16 अक्टूबर 1951 को असैसिनेट कर दिया था, कत्ल करवा दिया गया था लियाकत अली खान को। तो कहानी में तब से लेके अब तक जो है वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसी तरह से चल रहे हैं। ठीक है। खैर, नवाबजादा लियाकत अली खान जो हैं, इन्होंने कायदे आजम से मशवरा करने के बाद पहली दफा जो है इन्होंने कराची को, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने और नवाबजादा लियाकत अली खान ने कराची को पहली दफा पाकिस्तान का कैपिटल करार दिया। वो तो बाद में जब हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया ना, जब वो चले गए, तो तब जो है वो फिर इस्लामाबाद को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। वरना पहले तो कराची ही हो सकता था ना, वो ज्यादा नजदीक था हमारे, वहां पे बांग्लादेश को जाना आना सारे के सारे जो हैं वो रास्ते आसान थे। ये तो 1906 1960 में इस शहर की जो है वो होती है, तामीर शुरू होती है। ठीक है। तामीर शुरू होती है और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है इस शहर को बकायदा जो है वो डिक्लेयर किया जाता है और सारी की सारी चीजें जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार की जाती हैं। ठीक है। इस्लामाबाद को उसके बाद फिर कैपिटल करार दे दिया जाता है। वैसे भी बंगालियों से जो है हमारा रिलेशनशिप जो था सारे का सारा, वो कोई इतना अच्छा था नहीं। अमूमन जो है वो जितना बजट था वो उनको दिया नहीं जाता था, वगैरह वगैरह, हर एक लंबी दास्तान जो है वो शुरू हो जाती है। सो हम जो है वो, कराची हमारा पहला कैपिटल था जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने और इन्होंने नवाबजादा लियाकत अली खान ने मिलकर जो है वो उसको नाम दिया। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान और इंडिया दो कंट्रीज हैं। इन दोनों के दोनों कंट्रीज ने, पाकिस्तान प्लस इंडिया ने, कुछ रियासतें ऐसी थी, कुछ ऐसी मुस्लिम स्टेट्स थी जो कि इंडिया ने जबरदस्ती अपने साथ मिला ली। उन रियासतों में जो तीन मुस्लिम रियासतें थी, सर फहरिस्त कश्मीर का नाम आता है। दूसरी ऐसी रियासत जहां पे हमारे पास जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा थी, वो दूसरा जो है वो जूनागढ़ का नाम आता है। और तीसरे जो है वो हमारे पास हैदराबाद का नाम आता है। ये वो तीन की तीन टेरिटरीज, तीन के तीन इलाके थे, स्टेट्स थे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, लेकिन इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। जूनागढ़ जो है वो बेसिकली एक स्मॉल मैरीटाइम स्टेट थी। जूनागढ़ का अक्सर जो है वो एरिया पूछा जाता है कि ये जो जूनागढ़ है इसका एरिया कितना था। जूनागढ़ जो है 8643 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया था। ये दो फैक्ट्स इसके बारे में याद रखिएगा। 1948 बंगाली हमारे बिलीव्ड लीडर मोहम्मद अली जिन्ना से जो है वो मोहब्बत नहीं करते थे। दे फर्स्ट सही, और उसकी बड़ी वजह 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना का दिया हुआ एक बयान था। आपने कहा था, उर्दू और सिर्फ उर्दू, उर्दू एंड उर्दू शैल अलोन बी द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ
اردو ہی جو ہے وہ پاکستان کی زبان ہوگی. اب بنگالیوں کو یہ چیز کافی جو ہے وہ پرابلمٹک لگی, کافی مسئلہ ہوا. دیکھو یہ جو بعض اوقات جو ہم اسٹیٹمنٹس کہہ دیتے ہیں, ہمیں شاید حقائق کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2010 میں جو ہے وہ سندھ کے سپیلنگ تبدیل کر کے SINDH جو ہے وہ سندھ کیا. اب دیکھو جس طرح سے ہم نے جو ہے وہ بلوچستان کے سپیلنگ جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں تبدیل کر کے جو ہے وہ کیا کیا, بلوچستان جو ہے وہ کیے. کبھی یہ دیکھا یہ سپیلنگز کے تبدیل ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لوگ کیوں سپیلنگ تبدیل کرتے ہیں؟ ایون سپیلنگ تک تبدیل کر دیے ان دونوں پروونسز نے. انہیں لگتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ کوئی غلط کیوں پروننسیٹ کرے, کیوں ہمارا نام کو غلط لکھے, کیوں غلط بولے. جب ایک نام جو ہے یہ پاکستان کا 23 کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر جو 18ویں امینڈمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہماری ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نام جو ہے وہ تبدیل ہم نے کر لیا, سندھ سے سندھ اور بلوچستان میں یو کی جگہ جو ہے وہ آ گیا. تو اب جو ہے وہ یہ بنگالی جو تھے ان کو تب سے ہی جو ہے یہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی کہ اچھا یہ والی جو چیزیں ہیں کہ اردو ہی ہوگی تو ہماری لینگویج کو تو کوئی حیثیت نہیں دی گئی. خیر بعد میں یہ مسئلہ 1956 میں جو ہے وہ حل بھی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن نفرتیں جب دل میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا حل شاید آسانی سے نہیں نکلتا. اچھا جی, ایک کوشچن تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو. انڈو پاکستان کو ڈویژن کرنے کا کب بٹوارا کیا جائے گا, انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ کب بنائے جائیں گے, اس کا جو اعلان تھا انڈیا پاکستان کی ڈویژن کا یہ 3 جون کو ہوتا ہے. 1 جون کو آپ لوگوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں, تو آپ کی چھٹیوں سے 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ ٹیچرز جو ہیں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب اسکولوں میں ہوتے تھے تو آپ لوگ چھٹیاں انجوائے کرتے تھے نا, تو ان چھٹیوں کے 2 دن بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ بنا دیے جائیں گے. پاپولیشن جو تھی اس وقت پاکستان کی پاپولیشن جب یہ پاکستان بنایا گیا ہے 18 ملین مسلم تو پورے کے پورے سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے تھے. جس جگہ پہ صرف پاکستان تھا یہاں پہ 32 ملین جو ہیں وہ لوگ تب رہا کرتے, 32 ملین. اور آج کے پاکستان کی کتنی پاپولیشن ہے؟ نہیں, آج کتنی ہے جی ہماری پاپولیشن, کتنے ملین ہے آج آپ کو پتہ ہے کتنے ملینز میں؟ آج ہم 220 ملینز کے اوپر ہیں, اور ہم جو ہیں وہ 2050 میں کتنے ملین پہ چلے جائیں گے, یہ شاید کراس کر جائیں گے 2050 میں. ہم کتنے ملینز پہ چلے جائیں گے؟ نہیں, اینی آئیڈیا اباؤٹ دیٹ؟ ہم 250 ملین کو بھی کراس کر چکے ہوں گے. خیر, اور ہمارا دنیا میں اس وقت جو ہے وہ 5th نمبر پہ ہماری پاپولیشن ہے, اور اس وقت جو ہے ایشیا میں ہماری 4th نمبر پہ پاپولیشن ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی ہیلپ کریں گے اگر آپ جو ہے وہ یاد میں رکھیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پہ کہ ہم نے اپنے ریسورسز کو بالکل استعمال نہیں کیا. یہ بڑا اس ذات کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سب کچھ دیا, لیکن ہم نے بس ان کو ایسے ہی اڑا دینا ہے. ہم دنیا میں آج بھی ان ممالک میں سے ہیں کہ سری لنکا جیسا ملک ہم سے آگے نکل گیا. ہم لوگوں کی, پاکستانیوں کی جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے, جو عمر ہے, مریم ظفر میں نہیں بتاؤں گا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. جتنی اسپیڈ میں ہم جا رہے ہیں ہم نے فرسٹ پہ بھی آ جانا ہے. اچھا غور سے سنو سر, ہم فرسٹ ہوں گے سر ان ورلڈ بائی پاپولیشن. ہماری جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے نا اس ملک کی, چلو اب اس ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مجھے چونکہ تھوڑے سے فیکٹ آج کے بڑے ہوئے یاد ہیں تو یہ بھی بتا دیتا ہوں, ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کو. جو ہے وہ ہماری لائف ایکسپیکٹینسی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زندہ کتنی دیر رہ سکتے ہیں پاکستان میں, کبھی کسی زمانے میں 85 سال ہوا کرتے تھے, اب جو ہیں وہ 67.7 ہیں. جو آپ کے بچے, جو آپ ہم لوگ ہیں, یہ سب کے سب اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس سے آگے جو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھوت بن جائے گا. بڑی مشکل ہے, شاید ہی کوئی جائے, بڑی کوئی ایکسیپشنل کیسز ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 149 ممالک جو ہیں وہ ہم سے اوپر ہیں, 149 کنٹریز ہم سے ابو ہیں, بہتر ہیں ہم سے جو ہے. ٹھیک ہے,
और सबसे ज्यादा पता है जिंदगी कहाँ पे है, किस कंट्री के अंदर है, किस एरिया के अंदर है? हांगकांग के अंदर है। ठीक है, हांगकांग के अंदर है। वहां पे उम्र पता है कितनी है? वहां पे उम्र है 85.2, यानी कि 85.2 ईयर्स जो है वो उनकी एज है। ठीक है। इसी तरह से जो श्रीलंका है, श्रीलंका उम्र के लिहाज से श्रीलंका जैसी कंट्री जो है वो, जहाँ पे लोग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं और अल्लाह माफ करे, हम उनको कहा करते थे कि डॉलर्स उनके पास नहीं है। आज हमारी कंडीशंस देखें कि हम लोग डॉलर्स के लिए जो है ना वो बेगर्स वाली कंडीशन हुई है। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत 335 रुपए है। इसका अभी आपको लगेगा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, डॉलर चाहे 450 का भी चला जाएगा। अभी तक इसहाक डार ने आर्टिफिशियल तौर पे पेग कर दिया है। गूगल पे लिखेंगे डॉलर, आपको 226 का नजर आएगा। अब आपके क्या है, 226 के लिहाज से ना कोई कंटेनर क्लियर कर रहा है, ना मुल्क के अंदर दालें आ रही हैं, ना रॉ मटेरियल आ रहा है, ना यहाँ से कुछ जा रहा है। सारी की सारी चीजें और डॉलर्स हमारे पास बिल्कुल है ही नहीं कि अब हम कुछ ले सकें, कुछ एक्सपोर्ट जो है वो कर सकें। अल्टीमेटली लाइफ जो है वो एक स्टैंड स्टिल की तरफ आ रही है। और अब जो है वो पाकिस्तान, अल्लाह खैर करे, किस तरफ जा रहा है ये एक अलग बात है। तो श्रीलंका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77.7। इसी तरह से चाइना के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी हमसे ज्यादा जो है वो, चाइना के अंदर कितनी है जी हमारे पास, ये है जी 64.7। इसी तरह से अगर आप बांग्लादेश, जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप जो हैं वो चले जाए, हम लोग भी चले जाते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? बांग्लादेश के अंदर जो है, चाइना के अंदर आई एम सॉरी 64 नहीं है, ये गलती से मुझसे टाइप हुआ, ये 74 है, 74.7 जो है वो। और बांग्लादेश के अंदर भी हमारे पास तकरीबन जो है वो 72.7 जो है वो। तो ये सारी की सारी कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमारे से बेहतर है। तो हम सब कुछ तबाह कर बैठे हैं। हम चौथा बड़ा नंबर है जी हमारा इस दुनिया में आज है। पता है किसमें? मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में, सबसे ज्यादा गंदी कंट्रीज में हम लोग जो है वो फोर्थ नंबर पे हैं। और सबसे ज्यादा नंबर वन इन एशिया पे हमारा लाहौर है, जो सबसे जो है वो गंदा सिटी समझा जाता है। आप देखें इसको जो है वो ओपन करके जो है। सो कुछ फैक्ट, और हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे। आखिरी बात कि दो ही कंट्रीज रह गई हैं दुनिया में जहां पे पोलियो एग्जिस्ट करता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ऐसा नहीं था जब हमें मिला था। ये स्क्रीन है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास जो पहली स्क्रीन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे पास जो है वो दूसरी स्क्रीन है। फैक्ट्स फिगर्स से भरी हुई है ये सारी की सारी स्क्रीन जो है। और कोशिश की है सब कुछ समझाने की। तो एक एक चीज को जो है वो रिवाइज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नई ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। और ये सेकंड स्क्रीन है। इतने मिलियंस में इसीलिए हमारी जॉब मुश्किल हुई है। हाँ सीरत, सीरत अब ठीक करने। तो हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं।